अभी तो पिछले 10 दिन से आपको 28 तारीख की डेट का ही पता है। अभी तो दरवाजे खुले नहीं। अभी तो इस बात से चिंता हो रही है कि सावरकर के जन्मदिन पे क्यों हो रहा है। सावरकर, काला पानी, हिंदूवादी, ये वादी वो वादी, अभी तो दर्द थोड़ा शुरू हुआ है। कल शाम को देखिएगा, मुझे मालूम है इसलिए कह रहा हूं, मैं 6 महीने से कह रहा हूं, लेकिन वो समय आ गया है कि जो बात मैं 6 महीने से सिर्फ यही कह रहा था कि कुछ लोग छत पे चढ़ेंगे और कूद जाएंगे और लोग पूछेंगे क्यों मर रहे हो, बोले अब जी नहीं सकते। लेकिन अब कुछ घटने रह गए इसलिए बताता हूं। तीन बड़े नेता जिनके बारे में मैंने नाम दिया आपसे, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर। सरदार पटेल का कोई वारिस मिलता है? नहीं मिलता है। सुभाष का भी नहीं मिलता, ना सावरकर का मिलता है। लेकिन हम अपने दौर में वो घटनाएं अपनी आंखों से उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं और आने वाली नस्लें इसको याद रखें, इसलिए जगह जगह बोल रहे हैं। जिस सरदार पटेल को चुनाव में 12 वोट मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष नहीं बनाया, जिस सरदार पटेल को कई काम करने से रोका गया, खास तौर से वो जो आता है छोटे भाई का पजामा और लंबी सी शेरवानी पहने, पोलो ऑपरेशन उन्होंने किया था, बहुत रोका लोगों ने, लेकिन सरदार पटेल को इस देश के इतिहास में सही जगह नहीं दी। सुभाष को नहीं दी, सावरकर को नहीं दी। लेकिन फिर मैं वहीं आता हूं कि हम इस बात के गवाह रहेंगे, एक के जीवन का बहुत छोटा सा हम लोगों का रोल है जो कभी किसी मन से कहने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये 4-4 घंटे बिना रुके बोलने की शक्ति देती है। हम साधारण परिवार के साधारण से लोग हैं, किराए के मकान में रहते हैं। हम किसी सत्ता के आदमी को जानते हैं, न जानने की कभी इच्छा, न मिलने की कभी इच्छा, कोई ऐसी डिजायर ही नहीं। 2012 से 2023 हो गए, लेकिन जो हमारे अंदर था वो अपनी आंखों के सामने उस मुहिम का हिस्सा बन के उसे साकार होते हुए देख रहे हैं। सरदार पटेल की मूर्ति लगी, इतनी बड़ी मूर्ति है कि चचाओं से ध्यान से देखेंगे तो कई बार टोपी गिर जाएगी। आसानी बहुत ऊंची, देख नहीं पाते। इसलिए सरदार पटेल की जब मूर्ति लगी तो कहा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर हम लोगों ने मेजर जनरल जेडी बख्शी, कर्नल RS सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अनुज धर, इन सब लोगों ने एक मुहिम चलाई और सिर्फ इतना ही काम ये मानते थे कि जो सत्ता में बैठता है उसके ऊपर बहुत दबाव होते हैं और चाटुकार जो लोग उनसे जाते हैं वो मंत्री पद मांगने, किसी का कमीशन बनने के लिए जाते हैं, कभी राष्ट्र के लिए कोई सही राय देने नहीं जाता। हमने कोई राय नहीं दी, सिर्फ इतना ही कहा कि जो सुभाष चंद्र बोस के क्लासिफाइड कागज हैं जो आर्काइव में रखे हैं, आप उनको डीक्लासिफाई कर दिए, सार्वजनिक कर दीजिए।
कहा क्या तुम फालतू टाइप के काम कर रहे हो भाई? हमने कहा काम के लिए तो आप ही पैदा हुए, आप करिए, हमें फालतू ही काम करने दें। ओमेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। इनको देखिए खड़े, आहूजा जी और दोनों यहाँ ऐसे नहीं जाने दूंगा, यहाँ खड़े। मैं बताता हूं ना, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं किसी को बगैर जानते हैं मैंने इन दोनों को आपके बीच में क्यों खड़ा किया है। मेरा बस चले, ये दिल्ली आए और मेरी ताकत हो तो मैंने इंडिया गेट पर खड़ा कर सकता, इसलिए नहीं। ये मेरे दोस्त हैं, बस इतना ही है मेरा मामला, ज्यादा नहीं। जहां खड़े रहिए। अगर राजस्थान में इन दोनों को अगर नहीं जानते हैं तो बिहार से उम्मीद करते हैं कि उनको अपना हीरो मानेगा। ये दोनों वो लोग हैं जो अपनी निजी लाइफ लग्जूरियस तरीके से जीते हैं। अपनी मेहनत से डॉक्टर ओमेन रत्नू जाने माने ENT डॉक्टर हैं और ये पहले शख्स हैं, ये हिपोक्रेट नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये कहते हैं पुष्पेन जी मैं 7 स्टार लाइफ जीता हूं अपने पैसे से, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उसके स्टारों की कोई गिनती नहीं हो सकती। इस देश में बड़ी बड़ी चिंता करने वाले लोग सिर्फ ढोल बजाने के लिए नौटंकी करके हम ये काम कर रहे हैं 5000 साल से, चम्मच से समुद्र खाली कर रहे हैं। लगा दो काम पे, कोई काम तो है नहीं, अगर खाली हो तो पूछेंगे तो लगा। ओमेन रत्नू और जय आहूजा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो हिंदू बच्चे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ एक समय में 10-10 लोग बलात्कार करते हैं मुसलमान, ऐसे ऐसे परिवारों को भी इन्होंने दिया है कि पुरुष को मालूम है कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन उस पुरुष को यह पता है कि ये मेरी पत्नी के बच्चे नहीं हैं। ये यहां से बैठ के अपने संबंधों से कैसे वो लोग सीमा क्रॉस करके कागज बनवाने तक अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करते हैं और उनके कागज बनते हैं। वो भारत में सीमा क्रॉस करके कभी जोधपुर आते हैं, कभी जयपुर आते हैं, कभी जैसलमेर आते हैं। यहां की व्यवस्था माशाअल्लाह है। तब ये लोग अपने पैसे से बिना ड्रामा करे चंदा मांगने घर घर नहीं जाते, अपने पैसे से उन बेटे बेटियों की, उन पुरुषों की, उन माओं का इस भ्रष्ट व्यवस्था के अंदर उनकी नागरिकता को इंश्योर करते हैं। और फिर उसके बाद पूरी बात, फिर उसके बाद हमारे यहां तो चवन्नी की दुकान खुल जाएगा तो नेताजी के लिए लवलेट लेट जाते हैं कि नेताजी आ गए तो यही हमारा जीवन चलाएंगे। अपने पैसे से सारे कागजात बनाते हैं। इस देश की भ्रष्ट जितना भी तंत्र है उसको सेटिस्फाई करते हैं। उस बेटी के, उस बेटे के, उस बाप के, उस मां के कागज बना करके फिर उनको अपने जानने वाले लोगों से कहते हैं कि इन्हें काम पे रख लीजिए। किसी को कोई बर्तन धोने के काम पे रखवाते हैं, कहीं कोई कंपाउंडर बनाते हैं, कहीं कोई गेटकीपर बनाते हैं। ये काम निरंतर पिछले 10 साल से 2 लोग कर रहे हैं। संगठन हमारा दुनिया का सबसे बड़ा है, वो संगठन कुछ नहीं कर सकता। हाल में तो आपने खबर सुनी होगी कि कैसे सिंध से कुछ लोग आए और जैसलमेर में बस गए। 45 डिग्री टेम्परेचर में
जब इनको जयपुर में पता चला, इनका फोन आया कि मैं अभी निकल रहा हूं और रास्ते में हूं। हवाई जहाज नहीं है इनके पास, रेल से जयपुर से ये जैसलमेर पहुंचे। इनके पास कुछ नहीं था। ये वहां पहुंच के 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर में इस देश के भ्रष्ट तंत्र और शासन में कोई पार्टी पीछे नहीं है, ये गलत फहमी मत पालिएगा। बड़ी नौटंकी करने वाले भी बड़ी नौटंकी कर रहे हैं। वहां गए, पता चला कि एक आईएएस अफसर ने सत्ता के कहने से जो टूटी फूटी उन्होंने झोपड़ी बनाई थी उन्हें ध्वस्त कर दिया था। तब वहां ये लोग पानी और राशन लेके पहुंचे। 7 दिन तक उन्हीं के बीच में रहे और ये इंतजाम कर दिया कि कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को पानी की समस्या नहीं होगी। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। ये किसी पार्टी के दफ्तर में टिकट लेने कभी जीवन में नजर नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। ये किसी संगठन से भीख मांगने नहीं आएंगे। आप विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं, आप हमारी मदद कीजिए। जिंदा लोग हैं तो जिंदा होने का परिचय देते हैं। और ये 10 साल हो गए और मेरी जान पहचान सिर्फ इतनी है इनसे। ये मेरी जाति के हैं, मेरे इलाके के, मैं जानता भी नहीं। मुझे जिस दिन से पता चला, मैंने जहां जहां मुमकिन हुआ वहां भाषण में इनका नाम इसलिए लाया ताकि लोगों को पता तो चले कि इस समाज में कुछ लोग जिंदा हैं। बातें, बड़े बड़े डायलॉग, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, फंदा। जिंदा इंसान को नहीं बचा पाए तो ईंट पत्थरों से तुम क्या करने वाले हो। तब इनको हम जैसे लोगों ने यह मशवरा दिया कि ये लड़ाई कोई 1 दिन की 2 दिन की नहीं है। आप पैसा कमाते हैं, लगा देते हैं। ये काम, ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता बगैर समाज की मदद किए नहीं होगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी। हम सरकारों पर निर्भर हो गए हैं। तब जब मैंने इनसे कहा कि भाई आप कोई ऐसा इंतजाम करें कि अगर इस समाज के जागरूक लोग इस मुहिम में कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ दान दे सकते हो, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि आप अगर किसी से 1 रुपया लें तो उसका 1 रुपये का हिसाब अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। तब इन लोगों ने कहने के बाद निमित्ते कम नाम का एक संगठन बनाया जिसमें यही तो है। दुनिया भर से मैं सबसे अपील करता हूं कि ये जो मंदिर जा रहे हो आप उस मंदिर में जाते हो भाई और सोने का मुकुट चढ़ाते हो। इतने सोए हुए हिंदू सनातनी हैं कि 2023 के भारत में वो मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाने से मनाही नहीं है, मंदिर मेरे आस्था के केंद्र हैं। लेकिन ठेकेदार जो घूम रहे हैं पट्टा डाल के गले में, वो क्यों बताएंगे? वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं।